हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आ गई हूँ इस एनिमे का एक न्यू पार्ट को लेकर। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था बाइटियन जो कि अपने डैमेज मेरिडियंस के लिए कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड था, लेकिन उसने प्रूफ करके दिखाया कि उसमें कोई कमी नहीं है और वो उन सबसे बहुत आगे है। यहाँ कल्टीवेशन के दौरान वो अपने आइस और फायर दोनों ही एट्रीब्यूट को अवर्किंग कर लिया था और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि वो बाई हुआंग का एसेसर है। साथ ही साथ उसके अंदर बाई हुआंग का एलिफ निर्वाणा पिल भी है जो कि उसके अंदर है, जिसके बारे में वो बिल्कुल बेखबर था। यहाँ जब वो कल्टीवेशन खत्म करके सिक्स्थ एल्डर से व्हाइट स्पिरिचुअल पिल मांगता है तो रिवार्ड के तौर पर सिक्स्थ एल्डर उसे व्हाइट स्पिरिचुअल पिल देने ही वाला था। तभी वहाँ हैनफेंग नाम का एक लड़का आता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग डर गए थे और कहने लगे ये इस सिटी का सबसे पावरफुल डिसाइपल है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा क्रूर भी है, ये किसी पर रहम नहीं खाता। अब उस हैनफेंग नामी लड़के को देखकर बाई हुआंग को याद आ जाता है कि पिछले बार इस लड़के ने बाई हुआंग को बुरी तरह मारकर उसके कुछ मेरिडियंस को डैमेज कर दिया था। यहाँ हैनफेंग सिक्स्थ एल्डर से कहता है कि आप बाई हुआंग को ये व्हाइट स्पिरिचुअल पिल नहीं दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बाई हुआंग ने अपना पावर अवर्किंग नहीं किया, उसने यहाँ किसी छलावे का यूज किया है ताकि वो हम सबको बेवकूफ बना सके और व्हाइट स्पिरिचुअल पिल भी हासिल कर ले। यहाँ बाइटियन उसे लड़ने का न्योता देता है, जिसे सुनकर हैनफेंग भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हैनफेंग यहाँ श्योर था कि वो जरूर बाइटियन को हरा पाएगा। अब हम उनको बैटल ग्राउंड में देखते हैं। यहाँ बाइटियन अभी भी पहले की तरह ही एक कमजोर कल्टीवेटर लग रहा था। उसके बारे में ऐसा सोचकर हैनफेंग बाइटियन के मजाक उड़ाते हुए कहता है, पिछले बार तो फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और अगर तुम मुझसे खुद को बचाना चाहते हो तो अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग लो। हो सकता है शायद मुझे तुम पे रहम आ जाए और मैं तुम्हें माफ कर दूं। मगर बाइटियन कोल्ड टोन में उससे कहता है, अगर तुम्हारा बकवास बंद हो गया तो क्या हम इस फाइट को शुरू कर सकते हैं। बाइटियन को ये बात सुनकर हैनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसने यहाँ पर अपने आर्थ पावर को यूज करते हुए स्पिरिचुअल टेंटिकल के मदद से बाइटियन पर हमला कर दिया था। लेकिन बाइटियन का कुछ होता इससे पहले ही बाइटियन की बॉडी से एक स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलता है। वो आगे बढ़ते हुए जाकर हैनफेंग के ऊपर अटैक करता है और उसका ध्यान भटका देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने भी यहाँ पे अपने आइस एट्रीब्यूट का यूज करके हैनफेंग के स्पिरिचुअल टेंटिकल्स को जमा दिया था। बाइटियन के आइस एट्रीब्यूट पावर की वजह से हैनफेंग के पैर भी वहाँ जम गए थे और इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियन फिर से एक बार अपने आइस एट्रीब्यूट का यूज करके हैनफेंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक कर देता है। और फिर वो हैनफेंग पर एक के बाद एक अटैक करता है। वो अपनी फायर एट्रीब्यूट का यूज करते हुए हैनफेंग के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगता है, जो देखकर तो बेचारी शैंड्रो और मोहान को अपनी आंखों पे ही यकीन नहीं हो रहा था। वही बाइटियन के सपोर्टर्स ये देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे और अब वो लोग यहाँ और ज्यादा जोश के साथ बाइटियन को चेयर करने लगते हैं। बाइटियन के इतने ज्यादा अटैक की वजह से हैनफेंग के भी हालात अभी खराब होने लगी थी, लेकिन साथ ही साथ उसे बाइटियन पर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। इसलिए वो एक बार अपने फुल पावर को यूज करते हुए बाइटियन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो स्पिरिट बीच एक बार फिर से बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है। और इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने भी बहुत तेजी से जाकर अपने फायर एट्रीब्यूट की मदद से हैनफेंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसके वजह से हैनफेंग उठता हुआ वहाँ से पीछे जा गिरता है। और अब तो उसकी हालत वहाँ और ज्यादा खराब होने लगी थी, जो देखकर मोहान अपने मन में कहने लगता है, आखिर इसके जैसे एक कमजोर लड़का अपने से इतना ताकतवर हैनफेंग को कैसे हरा दिया। क्या इसने सच में डुअल मार्शल पावर को एक्टिवेट किया है। और अब मोहान की तरह बाकी सबको भी यकीन हो गया था कि बाइटियन ने सच में डुअल मार्शल पावर्स को अवर्किंग किया है। और ये सब देखकर वहाँ खड़ी लड़कियाँ बाइटियन को प्रपोज करने लग जाती है, जिसे देख शैंड्रो को भी बहुत गुस्सा आने लगी थी। तभी बाइटियन हैनफेंग की तरह आगे बढ़ते हुए उसे कहता है, हैनफेंग तुम हार चुके हो। जिस पे हैनफेंग गुस्से से उसे कहता है, नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं हार मानने वाला, और तुम जैसे एक लो लेवल कल्टीवेटर से तो कभी भी नहीं। और ये कहकर वो दोबारा खड़े होकर अपने पूरा दम लगाकर बाइटियन पर अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ बाइटियन अपने फायर एट्रीब्यूट का यूज करके उसे एक बहुत जोर से किक मारता है और हैनफेंग दूर जाकर गिरता है, जो देखकर बाइटियन उसके पास जाकर उसके फेस के ऊपर अपना पाँव रखते हुए कहता है कि मेरी बात गौर से सुनना, तुम्हें जो मार रहा है उसका नाम सू बाइटियन है, और अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बदला लेने का मन करे तो तुम मुझसे आकर मिल सकते हो। दरअसल ये बातें पिछली बार जब हैनफेंग ने बाइटियन को मारा था तो उसने भी कहा था, इसलिए बाइटियन ने ऐसा कहा था। बाइटियन की ये बातें सुनकर हैनफेंग को गुस्सा तो बहुत ज्यादा
पसंद आता है, लेकिन अभी वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो कुछ कर पाए। जिसके बाद बाइटियन ने एक स्माइल के साथ उसे किक मार के बैटल ग्राउंड से दूर कर देता है और मोहन और शेंड्रो की तरफ देखकर कहता है, क्या अभी भी किसी को शक है कि मैंने चीटिंग किया है? अगर किसी को शक है तो वो आकर मुझसे लड़ सकता है, मैं तैयार हूँ। बाइटियन के ये बात सुनकर मोहन और शेंड्रो ने अपना अपना सर नीचे झुका लिया था और ऊपर माउंटेन पे खड़ी लड़की ये सब कुछ देखकर अपने गार्ड से कहती है, अरे यहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है, देखते हैं क्या होता है फिर। अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ सिक्स्थ एल्डर बाइटियन से कहता है, आज से तुम मेरे लिन्हो एकेडमी के डिसेबल हो और मैं ये व्हाइट स्पिरिट पिल भी तुम्हें ऐसे गिफ्ट दे रहा हूँ क्योंकि तुम सच में इसे डिजर्व करते हो। और ये कहकर सिक्स्थ एल्डर बाइटियन को वो व्हाइट स्पिरिट पिल दे देता है, जिसे बाइटियन भी खुशी खुशी पकड़ लेता है। लेकिन वो इस पिल को देखकर मन ही मन कहता है, इस स्पिरिट की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं इसे असिस्टेड बाई हुआंग के नजर से देखूं तो ये पिल तो उनके बराबर में कुछ भी नहीं है। पर अभी मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। और ये सोचकर बाइटियन उस व्हाइट स्पिरिट पिल को अपने साथ रख लेता है और उसके लिए वो सिक्स्थ एल्डर का शुक्रिया अदा भी करता है। जिसपे सिक्स्थ एल्डर उसे कहता है, अब तुम मेरे लिन्हो एकेडमी का डिसेबल हो। अब क्योंकि तुम इस कंपटीशन के विनर हो तो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए सुजाको एकेडमी में भेजा जाएगा। जिसपे बाइटियन भी उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, ठीक है एल्डर, मैं बहुत जल्द आपको सुजाको एकेडमी में मिलूंगा। सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में, जहाँ बाइटियन अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी बाइटियन से अपने अंदर से एक आवाज आती है। वो बाइटियन से कह रहा था, मास्टर अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस आवाज को सुनकर बाइटियन भी यहाँ वहाँ देखता है और कहता है, कौन हो तुम? कौन बोल रहे हो और तुम कहाँ पे हो? सामने क्यों नहीं आते? तभी बाइटियन की बॉडी से एक एनर्जी निकलती है, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक स्पिरिट बीस्ट का रूप ले लिया था। मैं वही एलिफ निर्वाणा पिल हूँ जिसे तुम्हारे असिस्टेंट रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे और आखिर में उन्होंने अपने सेक्रीफाइस करते हुए फाइनली मुझे रिफाइन कर लिया था। मेरी अभी की बॉडी जो आप देख रहे हैं वो वक्त बीतने के साथ साथ खुद ही ट्रांसफॉर्म हो रही है। और रही बात मैं आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा था, मैं तो शुरू से ही आपके बॉडी के अंदर था। दरअसल मैं सोया हुआ था और आज जब आपने अपने मार्शल पावर्स को अवेकन किया है तो मैं भी जाग गई। और स्पिरिट बीस्ट के ये बातें सुनकर बाइटियन को भी समझ में आ गया था कि कैसे उसे बाई हुआंग के इनहेरिटेंस मिला था। यहाँ स्पिरिट बीस्ट कहता है, मेरा नाम लिंगर है। जिसमें बाइटियन उस स्पिरिट बीस्ट से पूछता है, पर तुम्हारा एबिलिटी क्या है? तुम कैसी स्पिरिट बीस्ट हो? जो सुनकर स्पिरिट बीस्ट कहता है, मेरी पहली एबिलिटी ये है कि मैं किसी भी तरह के स्पिरिट बीस्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ और दूसरा मैं किसी भी तरह के पावर को बढ़ा सकता हूँ। पर अभी मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ तो मैं बस शॉन लेवल तक ही पावर्स को बढ़ा सकता हूँ। पर मास्टर आप फिक्र न करे, एक बार जब मुझे अपनी सारी पावर्स मिल जाए उसके बाद मैं आपके लिए लो लेवल टायर्स को भी हाई लेवल टायर्स में ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। जिस पे बाइटियन उसे सवाल करते हुए कहता है, लेकिन तुम ग्रो कैसे करोगे? जिस पर लिंगर कहता है, मैं एक एल्फ निर्वाणा पिल हूँ इसलिए मैं एलेक्सिस को खाकर ही ग्रो कर सकती हूँ। और ये कहकर लिंगर बाइटियन से कहती है, मास्टर अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? जिस पर बाइटियन वही व्हाइट स्पिरिट पिल को निकाल कर लिंगर को खाने के लिए देता है। लेकिन लिंगर उस पिल को देखकर कहता है, मास्टर ये पिल तो बहुत ज्यादा लोअर लेवल की है, पर कोई बात नहीं, अभी मैं इसके पावर को बढ़ा देती हूँ। और ये कहकर लिंगर अपने हेवनली पावर को यूज करते हुए उस पिल को अपग्रेड कर देता है। और ये सब देखकर बाइटियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वही लिंगर उस पिल को अपग्रेड करने के बाद मजे से खा जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होती है कि वहाँ कोई आ रहे हैं। तो वो जल्दी से दोबारा बाइटियन के बॉडी के अंदर चली जाती है और तभी वहाँ बाइटियन की फियांसे आती है। वो आकर बाइटियन से कहती है, बाइटियन हमें मिले हुए काफी टाइम हो गए। जिस पर बाइटियन थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर रेंशी बाइटियन से कहती है, बाइटियन मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आई हूँ। यहाँ बाइटियन उससे पूछता है, क्यों, क्या तुम यहाँ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आई हो? बाइटियन की ये बातें सुनकर रेंशी को भी झटका लगता है, क्योंकि वो आज जिस बाइटियन से मिली थी वो बिल्कुल अलग था। क्योंकि बाइटियन जब भी पहले रेंशी से मिलता था वो हर बार नर्वस हो जाता था, लेकिन इस बार बाइटियन बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। और यही बात रेंशी को हैरान कर रही थी। यहाँ रेंशी बाइटियन को जवाब देती हुई कहती है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। जिस पर बाइटियन कहता है, वो तो तुम मुझे आगे करके इस मैरिज को तुड़वाना चाहते हो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इसके बदले मेरे लिए क्या करोगे? बाइटियन की ये बात सुनकर रेंशी अपने गार्ड के पास जाकर उससे कल्टीवेशन रिसोर्सेस लेने लगती है। ये सब देखकर बाइटियन अपने मन में सोचता है, अभी मेरा और लिंगर
शिंगार का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा स्लो है। हम दोनों को ही अपने पावर्स बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी बाइटियन ये सब सोच ही रहा था तो तभी रेंजी उसके पास आकर 3 लोग क्रेट की स्पिरिचुअल स्टोन और 3 लाख गोल्डन कॉइन्स देते हुए कहती है कि अभी मेरे पास बस इतने ही रिसोर्सेज थे, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब तुम मेरा काम कर दोगे मैं बचे हुए कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी तुम तक पहुँचा दूंगी। जिस पर बाइटियन भी उसकी शर्त को मान जाता है और कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो। 2 दिन बाद मैं खुद तुम्हारे सिटी में आऊंगा और उसके बाद तुम्हें वहाँ जो भी करना है कर लेना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और ये कहकर बाइटियन वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रेंजी उसे पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहती है तुम इस बेट को अपने पास रख लो, इससे हम आसानी से कांटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमें सू फैमिली का सीन दिखाया जाता है और तभी बाइटियन की सिस्टर उसके पास आकर पूछती है बाइटियन तुम्हारे मार्शल अवेकनिंग सेरेमनी कैसी रही। जिस पर बाइटियन भी बहुत एक्साइटेड होते हुए कहता है आज मैंने अपने मार्शल सेरेमनी में अपने आइस और फायर दोनों एट्रीब्यूट को अवेकन कर लिया है। बाइटियन की ये बातें सुनकर उसकी सिस्टर को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो बहुत खुश हो जाती है, वो बाइटियन की तारीफ करने लगती है और अब बाइटियन के फादर भी वहाँ आ जाता है, इसलिए वो भी वहाँ बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे और वो बाइटियन के पास आकर उसे अपने एट्रीब्यूट के पावर दिखाने कहता है। अपने फादर की ये बातें सुनकर बाइटियन भी वहाँ अपने दोनों एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करके अपने फादर को दिखा देता है। और जब बाइटियन के डैड उसके एट्रीब्यूट्स को देखता है तो वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये दोनों एट्रीब्यूट्स तो अपने हेवन लेवल तक पहुंच गई है। और उसी के साथ वो बाइटियन की तारीफ करते हुए कहते हैं बाइटियन मेरे बच्चे मुझे तुम पे बहुत ज्यादा फख्र है, आज तुमने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है। मैं ना जाने पिछले कितने सालों से इस टाइम का इंतजार कर रहा था। उसके बाद हम एक रूम में उन तीनों को देखते हैं जहाँ वो तीनों उस जीत की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। अब यहाँ बाइटियन अपने डैड से पूछता है डैड आपने मुझसे कहा था कि जब मैं अपने पावर को अवेकन कर लूंगा तो आप मुझे मेरे माँ के बारे में बताएंगे। जिसमें बाइटियन के फादर भी सेट होकर एक लंबे सांस छोड़ते हुए बाइटियन को कहता है ये बात तो तुम जानते ही होगे कि तुम्हारे मदर का नाम यव वू ली था और वो मेडिसिन मास्टर की सबसे छोटी बेटी थी। और जब तुम 3 साल के थे यागो सिटी के लोग अचानक ही हमारे लिनहू सिटी के अंदर आ गए और वो जबरदस्ती तुम्हारे मदर को अपने साथ ले गए। मैंने उन्हें वहाँ अपने ग्रीन फ्लेम का यूज करते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए मैं अकेला उनका सामना नहीं कर पाया। और उसी हादसे में तुम्हारी सिस्टर भी इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से खत्म हो गई है। इवन उस हादसे में तुम्हारे ग्रैंडफादर भी मारे गए थे और वो लोग उनकी ग्रीन फ्लेम को भी ले गए थे। और उस हादसे में हमारा सू फैमिली जो कि लिनहू सिटी का सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करता था, उसके हालात भी धीरे धीरे खराब होने लगे और हमारी फैमिली एक एक करके बाकी सारे फैमिली से हारने लगे। और इन सब की वजह से ही हमारी सू फैमिली की हालत ऐसी हो गई है। वही अपनी माँ की कहानी सुनकर बाइटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से अपने डैड को कहता है डैड मैं यवू क्लैन के लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं जरूर अपनी मदर को बचाकर वापस लाऊंगा और मेडिसिन वैली जिन्होंने ये सब करवाया है मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर बाइटियन का डैड उसे शांत करते हुए कहता है अभी तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी तुमने अपने मार्शल आर्ट्स के पावर को अवेकन किया है और मेडिसिन वैली कितना ज्यादा खतरनाक है ये तो तुम्हारे सोच से भी बाहर है। इसलिए अभी बस तुम अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो और अगर तुम अपने माँ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द ग्रेट मार्शल आर्ट्स में ब्रेक थ्रू करना होगा। और अगर तुम एक बार ग्रेट मार्शल आर्ट्स रेलम में पहुँच गए तो तुम्हारे दूसरे रास्ते भी खुल जाएंगे। और अगर तुम एक बार स्पार्क एकेडमी के अंदर एंटर कर गए हमारी सू फैमिली को एक नई होप मिल जाएगी। अपने डैड की ये बातें सुनकर बाइटियन उनसे पूछता है फैमिली कंपटीशन को कितना टाइम लगता है। बाइटियन के फादर उसे कहता है कि 3 महीने। ये सुनकर बाइटियन अपने फादर से कहता है डैड आप चिंता ना करे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 3 महीने बाद हमारे सू फैमिली ही फैमिली कंपटीशन में जीतेगा। बाइटियन के पिता एक बार फिर से उसे रोकते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम इन सब के बारे में मत सोचो, तुम बस अपने प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। अपने फादर की ये बात सुनकर बाइटियन भी चुप हो जाता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइटियन रूम में बैठकर अपने कल्टीवेशन कर रहा था और कल्टीवेट करते हुए वो अपने मन में सोच रहा था हमारे एंशिएंट कॉन्टिनेंट में वॉरियर्स के काफी सारे लेवल्स है जिन्हें काफी सारे हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं वॉरियर्स, उसके बाद मार्शल आर्ट मास्टर्स, उसके बाद ग्रेट मार्शल मास्टर्स, फिर वू लिंग वू सोंग, फिर एम्परर वो और फिर सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे आखिर में आता है बुद्धा, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक किसी ने भी उस रिलम तक ब्रेक थ्रू नहीं किया है। और इनमें से हर एक लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अपने मेरिडियंस को ओपन करना होता है। लेकिन मार्शल आर्ट रेलम के बाद हर एक रेलम 6 स्टार में डिवाइड होता
लगता है। अभी मेरी बॉडी वॉरियर रिलम के 3rd लेवल पर है, जिसकी वजह से मैं सिस्टर बाई हुआंग के भी टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ग्रेट मार्शल आर्ट रिलम तक पहुंचना होगा। पर उन सब से भी जरूरी है मेरी फाउंडेशन, क्योंकि अगर मुझे एक बार टॉप तक जाना है तो उसके लिए मुझे अपने फाउंडेशन बेस को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि उनके बिना मैं सुप्रीम फाउंडेशन के टॉप तक नहीं जा पाऊंगा। और ये सोचकर बाइटियन रेंजी से मिले उन लो ग्रेट मार्शल रिसोर्सेज को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो लिंगार को बाहर बुलाते हुए कहता है, लिंगार, इन स्पिरिचुअल स्टोन्स के पावर को बढ़ाने के लिए मेरी मदद करो। उसकी ये बात सुनकर लिंगार भी बाहर आ जाता है और अपने पावर की यूज करते हुए और उन सब लो ग्रेड के पावर स्टोन को अपग्रेड करने लगता है। लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से लिंगार भी काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो कमजोर होकर नीचे गिरने ही वाली थी। ये एपिसोड खत्म हो जाती है।